गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा मैं आपको आज 8th क्लास की हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ध्वनि, वो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आज। तो बेटा ये लेसन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, इनके जीवन परिचय के बारे में बता देती हूँ कि इसके जो कवि है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी है वह एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया था, बहुत अधिक परेशानियों का सामना किया था। और ये जो लेसन है, ये जो कविता है, ये कविता उन्हीं के जीवन के संघर्षों को देखते हुए ये कविता लिखी है उन्होंने, जिसका नाम है ध्वनि। जैसे अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अभी ना होगा मेरा अंत, कि अभी मेरा अंत होना स्वाभाविक नहीं है, अभी तो मेरे जीवन का प्रारंभ हुआ है। तो वह अपने आप को तो उत्साहित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को भी वह क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनके जीवन के बारे में बताती हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो थे वह ऐसे कवि थे जिनके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष रहा है और उन्होंने अपने जीवन में अपने जो समीपिक व्यक्ति हैं, उन समीपिक व्यक्तियों को खोया था। जैसे उनके माता पिता और उनके चाचा इत्यादि जो थे, एक महामारी थी, जिस समय एक महामारी चली थी, महामारी के महामारी की चपेट में आ गए थे और काफ़ी लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ जब हुई जब उनकी बेटी जो थी, जिसका नाम सरोज था, वह भी किसी कारणवश वह भी समाप्त हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब उनका जीवन जो है वह झंझरित हो गया और वह बड़े ही उदास हो गए और उनको अपने जीवन में क्या हो गई, निराशा हो गई। लेकिन समय को देखते हुए वह वापस से आशावान होने लगे और लोगों ने, जो अन्य कवि वगैरह जो थे, अन्य लोग जो थे, उन्होंने मान लिया था कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी है, इनका जो जीवन है वह क्या हो गया है, रुक गया है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियों का उनको सामना किया है। तो किसी भी कारण से कि वह उस पीड़ा से, उस दुख से उभर कर सामने नहीं आ सकते। तो जिसके कारण से कि उन्होंने ऐसा मान लिया था कि भाई सूर्यकांत त्रिपाठी का अंत हो गया है। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी जो थे वह आशावादी कवि हैं और उन्होंने कभी भी निराशा का साथ नहीं दिया और वापस से उन्होंने उन लोगों को, जो कि ये जिन्होंने मान लिया था कि ये कभी भी कविताएं नहीं लिखेंगे या कविता जीवन नहीं जिएंगे, साहित्यिक जीवन नहीं जिएंगे, तो दोबारा से उन्होंने साहित्यिक जीवन जीना प्रारंभ करा। तो ये कविता जो है वह युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से लिखी गई है। साथ ही साथ जो इनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं इत्यादि के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था। उनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1999 में हुआ था। क्लियर बेटा, कब हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ था, महिषादल में हुआ था और सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः जिला उन्नाव के रहने वाले थे, जो कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने स्वाध्ययन यानी कि स्वयं के द्वारा किए जाने वाले अध्ययन को हम कहते हैं स्वाध्ययन, यानी कि स्वयं उन्होंने जो अध्ययन किया है उसको स्वाध्ययन कहा जाता है। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, यानी कि स्वयं उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला इत्यादि का ज्ञान लिया। साथ ही साथ रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो व्यक्ति थे, उन बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्तियों की जो विचारधारा थी, उन विचारधाराओं का त्रिपाठी के जीवन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। निराला का प्रारंभिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। इनका जो जीवन था वह क्या था, दुख और तकलीफ़ों से भरा हुआ था। आत्मिक जनों के असामान्य, यानी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो उनके जो परिवार वाले थे, उनकी समय से पहले क्या हो गया था, निधन हो गया था, जिसके कारण से कि अंदर से वह टूट गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ये तो उनका जीवन के बारे में बात है। अब उनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं, उन कृतियों के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। इनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएँ हैं वह है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता,
और नए पत्ते, ये उनकी प्रमुख रचनाएं बताई गई है। वैसे बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, इन्होंने आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं और निबंध लेखन भी कार्य किया है। बहुत सारे इन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी है, जिसके कारण से कि वह उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि थे। विस्तृत सरोकार अर्थात जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी, यानी कि जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, उसे कहा जाता है बहुमुखी प्रतिभा होना। दार्शनिक, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उन्नाद चित्र उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। उनके विद्रोही स्वभाव ने उन्हें कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में अनेकों स्थान दिलाए हैं, अनेकों उन्होंने प्रयोग किए हैं। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी ही मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले थे। शोषित, उपेक्षित और पीड़ित, प्रताड़ित और जन के प्रति उनकी कविता में कहीं गहरी सहानुभूति का भाव हमें देखने को मिलता है। वहीं शोषण वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी हमको इनकी कविताओं के अंदर देखने को मिलता है। ये तो हो गया जो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं उनका जीवन, कि उनका जीवन जो है वह किस तरह का रहा है, क्या क्या उन्होंने जीवन में संघर्ष किया और किस तरह से संघर्ष में जीवन जीते हुए अपना उन्होंने जीवन यापन किया। लेकिन जीवन में इतनी निराशाएं हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने निराशाओं से कभी भी हार नहीं मानी और जीवन में उत्साह बनाए रखा, निराश नहीं हुए, एक आशावादी कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। और जो ये कविता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये कविता स्वयं को प्रेरित करने के दृष्टिकोण से उन्होंने बनाई है। साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी जो है, जो कि किसी न किसी रूप में क्या होती है, किसी न किसी परेशानी, जरा सी परेशानी आती है, जरा सी मुसीबत आती हैं, तो वह क्या हो जाता है, युवा वर्ग उत्साहित नहीं रहता है, उसके मन में उत्साह समाप्त हो जाता है। तो उन लोगों को उत्साहित करने के दृष्टिकोण से उन्होंने एक कविता लिखी है। थोड़ी सी कविता है, बहुत प्यारी कविता है, जो कि हमारे जीवन से संबंधित है। थोड़ी सी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, एक पैराग्राफ में पढ़ूँगी, बाकी का और देखते हैं कितना होता है आज की वीडियो में। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। देखो बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी यहाँ पर जो वर्णन करते हुए कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत होना स्वाभाविक नहीं है। लोगों ने मान लिया कि सूर्यकांत त्रिपाठी का अंत हो जाएगा, या फिर उनके जीवन में इतने संघर्ष है और उन्होंने अपने आत्मीय व्यक्तियों को खोया है, तो वह कोई भी कार्य नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी मेरा अंत होना स्वाभाविक नहीं है, अभी मेरा अंत नहीं होगा, कि अभी तो मेरे जीवन का क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो जीवन का प्रारंभ उन्होंने किससे बताया है? बसंत ऋतु से। जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है ना बेटा, तो बसंत ऋतु जब आती है तो चारों तरफ क्या होती है? हरियाली हरियाली होती है, चारों तरफ हमें सुखमय वातावरण नज़र आता है, चारों तरफ प्यारी प्यारी कलियाँ खिलती है, फूल खिलते हैं, जो कि हमारे मन को लुभा लेते हैं। तो उसके अंदर यही बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से बसंत ऋतु की तुलना युवा वर्ग से की गई है। देखिए, बताया अभी ना होगा, मतलब अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, कि अभी तो मेरे जीवन का क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है, अर्थात अभी तो मेरे जीवन के अंदर युवा अवस्था आई है, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न रदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युषर मन पर। उसके बाद में कवि यहाँ पे वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है, इसका प्रत्युत्तर देता हुआ कह रहा है कि उनके जीवन रूपी उपवन में सभी भावनाओं और कल्पना रूपी बसंत का आगमन हुआ है, कि अभी तो उनके जीवन का आगमन हुआ ही है। अभी तो उनके मन के अंदर बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। जिन इच्छाओं, जिन भावनाओं, जिन कल्पनाओं को उसको क्या करना है, पूरा करना है। और जिस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग में बताया, बसंत का युवा वर्ग से वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से बसंत के आने पर प्रकृति का वातावरण क्या हो जाता है, सुगंधमय हो जाता है, संगीतमय हो जाता है, और चारों ओर मनमोहन परिवर्तन प्रकृति दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे प्रकृति
वसंत ऋतु के आने से जिसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनके मन में भी आशा और उमंग का क्या होगा, संचार होगा। और साथ ही साथ उनकी कविताओं के माध्यम से ये सारी जो चीज़ें हैं वह अपनी कविता के द्वारा लोगों तक प्रदर्शित करेंगे। अर्थात खुद तो उत्साहित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ युवा वर्ग को भी क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। क्या अर्थात उनका अंत अभी असंभव है, उनका अंत नहीं होगा। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए और अपने पद से भटके हुए युवा व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। कि कई लोग होते हैं ना, थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी मुसीबत आई और क्या हो जाते हैं, हार मान जाते हैं जीवन से। तो वह उन लोगों को, उस युवा वर्ग को क्या कर रहे हैं, उत्साहित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि नहीं, अभी तुम्हारा अंत नहीं होगा, अभी तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ी सी परेशानी आई तो इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि उनका जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी उनके जीवन का प्रारंभ हुआ है। तो अभी जो युवा वर्ग है वह युवा वर्ग क्या हो, उत्साहित हो और उत्साहित होकर अपनी मंजिल को प्राप्त करने की चेष्टा करें। जैसे बसंत में प्रत्येक पत्ता, बसंत ऋतु आती है तो प्रत्येक पत्ता क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, डालियों पर कलियां खिलने लगती है, फूल खिलते हैं। तो उसी के लिए वो बोल रहे हैं कि बसंत इन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का क्या करता है, प्रारंभ करता है। तो उसी प्रकार कवि भी क्या करेगा, अपनी नई नई कविताएं और अपने ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं को क्या करेगा, उत्साहित करने की कोशिश करेगा और युवा वर्ग में अच्छे संचार की चेष्टा करेगा और आलस्य भरे लोगों को उनको क्या करेगा, जगाने का प्रयत्न करेगा। अर्थात उनको सही मार्ग बताने का प्रयत्न करेगा कि जो कि किसी कारणवश अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी आने पर वह हार मान गए हैं। तो ऐसे युवा वर्ग को वह उत्साहित करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का वह निर्माण करेंगे, जिससे वह जो युवा वर्ग है वह अच्छे मार्ग पर अग्रसर हो। बेटा आपको ये यहाँ तक ये वाला पूरा समझ में आ गया कि यहाँ पर युवा वर्ग की जो तुलना है वह किससे की गई है, बसंत ऋतु से की गई है। कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है तो वातावरण के अंदर, प्रकृति में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से जब युवा अवस्था आती है तो उसमें भी अनेकों प्रकार के परिवर्तन होते हैं और शारीरिक रूप से तो होते ही होते हैं, मानसिक रूप से भी बहुत अधिक परिवर्तन उसमें होते हैं और लोगों के अंदर क्या होता है, उत्साह, यानी कि बहुत अधिक उत्साह, कुछ करने की इच्छा शक्ति है उसके अंदर प्रकट होती है। तो यहाँ पर युवा वर्ग की तुलना किससे की गई है, बसंत ऋतु से की गई है। तो वह अपनी कविताओं के माध्यम से युवा वर्ग को प्रेरित कर रहे हैं कि युवा वर्ग जो है वह क्या हो, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो और आगे बढ़ने की चेष्टा करें। तो ये पहला पैराग्राफ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब जो सेकंड और थर्ड जो इसका है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज अपन इतना ही करते हैं। जितना मैंने आपको ये पढ़ाया है उसको आपको क्या करना है, नेचुरली बात है, सबको पता है कि इसको आपको कॉपी में, नोटबुक में कंप्लीट करना है। जो इस लेसन के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, उनका जीवन परिचय लिखना है। फ़ोटो आप लगा ही देंगे। अगर आपसे नहीं बनती है तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, नहीं तो आप फ़ोटो बना लीजिएगा इसकी। और शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ के बाद में आपको जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करवाया है उस फर्स्ट पैराग्राफ को सेपरेशन उसकी व्याख्या करनी है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।